नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ें कि स्टॉक मार्केट क्या है। इसका ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इस पर क्या ट्रेडिंग होती है, इसका फंक्शन क्या है, इसे कौन रेगुलेट करता है, इससे क्या एडवांटेज मिलती है, ये सब आज हम जानते हैं। स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट क्यों आया, ये जानने के लिए आइए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी से। एक मिस्टर एक्स जिसके पास एक कार है, यानी वो उस कार का ऑनर है। कार का ऑनर होने से क्या है कि उसके पास उस कार को ड्राइव करने का 365 डेज का राइट है। अब मिस्टर एक्स चाहता है कि मेरे पास इस कार का ऑनरशिप भी रहे और मैं अपना जो मेरा 365 डेज का मेरा राइट है ड्राइव करने का, 365 दिन जो मुझे गाड़ी चला सकता हूँ, अब ये सोच रहा है कि ये राइट थोड़ा सा मैं डाइवर्ट भी कर दूं जिससे मुझे कुछ फंड भी आ जाए और मैं थोड़ा एक्सपेंशन कर लूँ, इस कार में कुछ नया मॉडिफिकेशन कर दूं या जो भी अदर रीज़न से उसे कुछ फंड की ज़रूरत है। मीन्स वो अपना ड्राइविंग राइट सेल करना चाहता है। 365 दिन में से हो सकता है वो 70-80 दिन का चाहता है कि मैं अपना ड्राइविंग राइट किसी को सेल कर दूं, साथ साथ मेरे पास इस कार का मालिकाना हक भी बना रहे। अब ऐसे कस्टमर तो उसे कहीं इधर उधर मिलेगा नहीं, तो उसके लिए वो एक मार्केट की तलाश में है कि ऐसा मार्केट जाए जहाँ पे मुझे इस तरह का कस्टमर मिल जाए। अब वो ढूंढने चला कि ये मार्केट कहाँ है, तो वो निकला वो कार बाज़ार। अब कार बाज़ार में एंट्री जैसे ही वो करने गया, कार बाज़ार में एंट्री के लिए उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी क्योंकि उस बाज़ार का एक एसोसिएशन है, उस बाज़ार में बहुत सारे मेंबर हैं, उस बाज़ार में कोई ऐसा एसोसिएशन है जो उसे रेगुलेट करता है। तो इसके लिए मिस्टर एक्स को बहुत सारे फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। बाज़ार में इंटर करते ही उससे इतने सारे कस्टमर उस मार्केट में मिले कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गई कि वो किसके साथ डील करे। अब क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे कस्टमर हैं, तो अब ये सोच रहा है कि कस्टमर से फेस टू फेस डील करने से बहुत दिक्कत होगी, तो उसने क्या सोचा कि चलो कोई एजेंट ढूंढते हैं, ऐसा एजेंट जो हमारे उसके बीच में मीडिएटर का काम करे। मार्केट में ब्रोकर तो बहुत थे, तो उसे ब्रोकर इजीली मिल गए। अब वो जैसे ही ब्रोकर या बोले या एजेंट बोले, अब वो इससे मिल गया। उसके बाद उसके साथ एक डील किया कि चलिए आप मुझे कोई ऐसा कस्टमर दीजिए जिससे मैं अपना ये राइट सेल कर सकूं और मुझे कुछ फंड मिल सके। अब एजेंट से मिलने के बाद एजेंट ने क्या किया, एजेंट के पास तो पता है कौन सा कस्टमर कहाँ क्या चाहता है, तो उसने क्या किया, मिस्टर एक्स को कस्टमर से मिलवाया और डील फाइनल किया। डील ऐसे फाइनल हो गई कि चलिए भाई आप इस कस्टमर को 365 दिन का जो साल होता है उसमें 80 दिन का राइट, आप ड्राइविंग राइट इसको सेल कर दीजिए 1 लाख रुपया में। मतलब 365 दिन में 80 दिन ये गाड़ी चलाएगा और बाकी दिन आपका हुआ, उसके बदले में ये आपको 1 लाख रुपया देगा। तो इससे क्या हुआ, ड्राइविंग राइट ये तो अपना सेल किया, लेकिन उस कार का जो मालिकाना हक है या जो भी बोले आप, चूंकि उसका ऑनरशिप तो इसी के पास रहेगी, बस अपना ड्राइविंग राइट इसने उस कस्टमर को सेल कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि मिस्टर एक्स को फंड चाहिए, उसके पास एक कार है, तो उसने क्या किया, जो अपना उसके पास ड्राइविंग राइट है वो अपना ड्राइविंग राइट सेल किया एक मार्केट में जाकर के, जिसके लिए वो मार्केट में एंट्री के लिए एक एसोसिएशन से मिला। फिर वहाँ उसे एक ब्रोकर मिला जिसके थ्रू उसने कस्टमर से डील फाइनल किया और फाइनली उसने अपना ड्राइविंग राइट सेल किया और उसे कुछ फंड भी मिला। तो इस तरह से वो उसका ऑनर भी बना रह गया और उसे फंड भी मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक इंडिविजुअल अपना फंड कहाँ से कैसे उठाया। अब उस इंडिविजुअल के बदले यदि कोई कंपनी हो तो वो कंपनी कैसे कहाँ से पैसा उठाएगा, तो इसके लिए शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया। तो आइए हम पहले एक एग्जांपल लिए हुए हैं कि एक मिस्टर राम और श्याम, 2 आदमी थे, दोनों के पास 5-5 लाख रुपया था। दोनों मिलकर के एक कंपनी RS प्राइवेट लिमिटेड एस्टेब्लिश किया, बोथ एज ए प्रमोटर। दोनों के पास इक्वल इक्विटी होल्डर है वो। तो उसने कंपनी बनाया, फिर कंपनी का बिजनेस स्टार्ट किया। कंपनी की बिजनेस बहुत अच्छी चल रही थी, बट कुछ दिनों के बाद मैनेजमेंट को लगा कि मुझे कुछ और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं उसको और एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। अब हम ये फंड कहाँ से लाएं, या मैनेजमेंट या बोल सकते हैं कि प्रमोटर ये भी चाहता है कि मेरा जो इसमें फंड लगा हुआ है
ये फंड में से कुछ हम अपना इक्विटी डाइल्यूट करें, मीन्स हम अपना कुछ इक्विटी बेचें और कुछ नया इक्विटी होल्डर लाएं। इससे क्या होगा कि हम अपना इक्विटी भी सेल कर रहे हैं और फ्रेश इक्विटी भी हमारे कंपनी में आ रही है, यानी फंड भी आ रही है, प्रमोटर को भी कुछ फंड मिल रहा है अपने हिस्सेदारी का और नया फंड भी आ रहा है। तो इससे जो मोटिव है कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर होती है, वो सब हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी चाह रही है कि हम मार्केट में जाएं, कहीं से फंड अरेंज करें। देखिए, जैसे कोई इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, राम है, श्याम है, तो राम को यदि कुछ पैसा चाहिए तो कुछ ट्रस्ट पे, कुछ विश्वास पे श्याम उसको कुछ पैसा दे भी सकता है। लेकिन यदि कंपनी चाहे कि हम मार्केट में जाकर के इंडिविजुअल या किसी नेचुरल पर्सन या किसी से भी फंड उठाएं, तो उसके लिए उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें कौन किस पे विश्वास करेगा कि उसका फंडामेंटल्स कैसा है, उसका मोटिव कैसा है, वो क्या करना चाहता है। तो कंपनी को मार्केट में पैसा उठाने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड प्लेस होना चाहिए, जहां से कंपनी इजीली पैसा उठा सके, या जहां पे कस्टमर या इंडिविजुअल या रिटेल या और एनएचआई जो भी अदर इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा इजीली लगा सके। तो इसके लिए कोई ऐसा रेगुलेटेड प्लेस होना चाहिए जहां पे इन्वेस्टर जाकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो फिर एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, ट्रेडर, स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी, एनएससी, मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी। सेबी का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद इसके फंक्शन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिर ब्रोकर्स, तो ये सब पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या क्या डील होते हैं, तो शेयर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में। दोस्तों, शेयर मार्केट एक रिस्की प्लेटफॉर्म होती है, तो इस प्लेटफॉर्म को, इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट। शेयर, डेरिवेटिव्स या म्यूचुअल फंड हो या बॉन्ड्स हो, इन सब की ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। स्टॉक मार्केट को भी आगे दो भागों में रखा गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है, फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, तो उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और लिस्ट होने के बाद जब उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, परचेज सेल, फिर वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि आरएस प्राइवेट लिमिटेड जब पहली बार मार्केट में आएगा फंड लेने के लिए, तो उसे कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करेगा, ये जिसे हम अंडर राइटर्स भी बोलते हैं। फिर वो आईपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ प्रोसेस होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी हम बोलते हैं, वो भी उसमें होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर करनी होती है। स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट सेबी वेरीफाई करती है। यहाँ पे रोल आता है सेबी की, कि सेबी इसे वेरीफाई करते हैं, फिर वो एप्लीकेशन को सेबी अप्रूव करते हैं। सेबी के अप्रूवल के बाद फिर एप्लीकेशन जाती है एनएससी, बीएससी को। फिर उसके बाद क्रिएटिंग बज़, मीन्स यहाँ पे क्या होती है कि कंपनी कुछ दिन एडवर्टीजमेंट करती है कि हमारी कंपनी है, इसका ये बिजनेस पोर्टफोलियो है और हम आईपीओ लाने वाली है। तो ये अपने आईपीओ के बारे में एडवर्टीजमेंट करती है। फिर इस आईपीओ की प्राइसिंग डिसाइड होती है। हो सकता है आईपीओ फिक्स प्राइस इशू भी हो या बुक बिल्डिंग इशू भी हो सकती है। फिर एप्लीकेशन की डेट फिक्स होती है। जनरली 3 डेज रहते हैं ओपन अप्लाई करने के लिए। अब एप्लीकेशन की डेट जैसे ही ओपन होती है, तो कोई भी इन्वेस्टर तभी अप्लाई कर सकता है, तभी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, यदि उसके पास डीमेट अकाउंट हो। तो यदि डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है, तो बहुत ही ईजी है। आप, बहुत सारे ब्रोकर हैं जिसके ऐप है, तो आप वो ऐप डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास पैन नंबर, आधार कार्ड, बैंक का डिटेल्स, ये सब होनी ज़रूरी है। कुछ स्टेप्स है और आप अपना डीमेट अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपके पास डीमेट अकाउंट है। तो जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे आईपीओ सेक्शन है। आईपीओ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी ओपन नाउ में 0 है, यानी एक भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है।
अभी रिसेंटली क्लोज में जैसे वेदांत का अभी था कुछ दिन पहले। अपकमिंग में यहाँ पे बहुत सारे दिखाएंगे जो सेबी के पास फाइल कर चुका है एप्लीकेशन, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका है, उनका यहाँ पे अपकमिंग में दिखाएगा। तो यहाँ पे अपकमिंग में बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली आईपीओ आया हुआ था अदानी विल्मर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 शेयर का लॉट था, जिसमें मिनिमम 14,170 रुपये, जनरली 15,000 से कम का एक लॉट इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है। यहाँ पे साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग डिटेल्स दिया है, इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है तो मैं अभी एग्जांपल में लिया हूँ ये चीज़ें। इसकी इशू प्राइस हुई थी 230 रुपये, लिस्टिंग प्राइस हुई 227, ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुई थी। एनएससी एंड बीएससी दोनों पे, जनरली सब दोनों पे ही लिस्टेड होती है। तो आईपीओ की डिटेल अगर देखा जाए तो ये बिडिंग डेट उसकी फिक्स हुई थी कि 27 जून से 31 जून तक आप इस पे बिड कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ था। इसका प्राइस रेंज फिक्स था 218 से 230 और लॉट साइज इसकी फिक्स थी 265 रुपया। तो इस तरह से मान के चलो ये एप्लीकेशन आई हुई है और आपको अप्लाई करना है। फिर साथ ही साथ आप यहाँ पे इशू साइज देख सकते हैं और यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप इसका फुल डिटेल्स देख सकते हैं कंपनी की, कि कंपनी क्या है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, साथ ही साथ ऑपरेशन इसका कैसा है, आप सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको डिटेल मिलेगी कंपनी की हर तरह की फंक्शन के बारे में। अब इन्वेस्टर की यहाँ पे कैटेगरी रखी हुई रहती है कि रिटेल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, क्वालिफाइड है, इंस्टीट्यूशनल बायर है। साथ ही साथ एम्प्लॉय के लिए भी कुछ परसेंटेज फिक्स किया हुआ रहता है। तो हर इन्वेस्टर की एक कैटेगरी है और उसकी परसेंटेज फिक्स है कि इस कैटेगरी के इन्वेस्टर को इतने परसेंटेज रखा गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। चूँकि ये आईपीओ ऑलरेडी आ चुकी थी तो इसमें जो आप 3.92, 56.30 ये देख रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन रेट है, ये कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ पे ये वो शो कर रहा है। अब जैसे ही हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अप्लाइड फॉर आईपीओ, यानी मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। फिर आपको यूपीआई रिक्वेस्ट करना होगा, फिर उसके अप्रूव करना होगा पिन दे करके। उसके बाद यहाँ पे आपको शो करेगा कि एप्लीकेशन प्लेस्ड सक्सेसफुली। उसके बाद अलॉटमेंट स्टेटस की भी एक टाइम होती है कि 5 डेज 6 डेज जनरली होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे अलॉटमेंट हुई है कि नहीं, मैंने जो अप्लाई किया था वो मुझे अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ रहेगा अलॉटमेंट तो फिर आपकी जो अमाउंट ब्लॉक हुई रहती है यूपीआई मैंडेट के थ्रू, वो फिर अनब्लॉक हो जाएगी, फिर आपका पैसा वो बैंक में एज इट इज आ जाएगा। अलॉटमेंट हो जाने के बाद फिर एक लिस्टिंग डेट फिक्स होती है, उस दिन जाकर के शेयर एनएससी बीएससी पे फिर लिस्ट होती है और जो एप्लीकेंट होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके डीमेट अकाउंट में फिर वो शेयर रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद जाकर के उस पर फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो जब फर्स्ट टाइम वो लिस्ट होती है तो वो एज ए प्राइमरी मार्केट होती है, फिर जब उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। इस तरह से एक कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू अपना फंड रेज करते हैं, अपना इक्विटी या तो फ्रेश शेयर इशू करते हैं या फिर अपना प्रमोटर जो होते हैं वो अपना शेयर बेच करके फंड अरेंज करते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। अब बात आती है शेयर मार्केट में, यानी एनएससी बीएससी पे ढेर सारे बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे कंपनी के स्टॉक लिस्टेड हैं। अब बात ये होती है कि इन्वेस्टर के लिए कि वो कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करे, इसके लिए उसे बहुत सारे एनालिसिस करने होती है, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस होते हैं। जिस एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर अपना गोल डिसाइड करता है कि उसे लॉन्ग रन में जाना है या शॉर्ट रन में जाना है, जो भी चीज़ें हो उसे एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो इंडस्ट्री का, उस कंपनी की, और उस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। और उसी तरह से एक टेक्निकल एनालिसिस होती है जिसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए या नहीं है। तो दोस्तों मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इस पे वीडियो बनाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी इन्वेस्टर को कैसे करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच।